अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलेबिलिटी। तो सॉलेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हम सॉलेबिलिटी को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलेबिलिटी को डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में जब आपका आइडिया क्लियर होगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सॉलेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने इसे। द अमाउंट ऑफ सल्यूट that dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility। यानी कि अमाउंट ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 ग्राम लेते हो वाटर। ठीक है, वाटर को वैसे आप लीटर में लेते हो। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आप 2 ग्राम जो है वो आप NaCl ऐड कर देते हो या शुगर ऐड कर देते हो। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगी, वो सॉलेबिलिटी हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वो डेफिनेशन जो होगी सॉलेबिलिटी की वो वेरी कर जाएगी। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी रूम टेम्परेचर पे बात की है, आप ये कह सकते हो कि amount of solute dissolve in a solvent in 100 gram of solvent at 100 degree Celsius or at 200 degree Celsius or 3 और 400 या सो ऑन, जिस तरह भी आप कहना चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है कि जो टेम्परेचर है उसको स्पेसिफिक करना है। यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है ये बेसिकली रूम टेम्परेचर की बात होती है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर लाजमी मेंशन करोगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ, क्योंकि आप जब फॉर एग्जाम्पल अभी आप घर में क्या कर रहे हो, शरबत बना रहे हो या अगर साल्ट का सोल्यूशन बना रहे हो तो आप साल्ट ऐड कर रहे हो उसमें पानी में, तो वो एट रूम टेम्परेचर है। ठीक है, 25 से 30 तक रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी टेम्परेचर एक फ़िक्स हो गया। तो इसलिए जब आप सॉलेबिलिटी की बात करते हो तो आपने टेम्परेचर को लाजमी स्पेसिफिक करना है। अब सॉलेबिलिटी के बाद, सोलेबल का मतलब है हल होना। अब जैसे ये देखें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जिस तरह हम जो हैं, इंसान जो है वो क्या करते हैं अपनी फैमिली में, ठीक है, या फिर अपनी कास्ट में जो है वो मैरिज करने को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब जो शादी हम करते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि पहले तो हमारे रिलेटिव्स हों, यानी कि जो मामा चाचू या फूफी वगैरह होती हैं, ठीक है, अंकल वगैरह होते हैं, या तो उनमें से हो, या फिर अगर उनमें से ना भी हो तो एटलीस्ट हमारी कास्ट का बंदा ज़रूर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मलक फैमिली से है तो वो मलक में करेंगे, चौधरी है तो वो चौधरी से करेंगे। ठीक है, मतलब अपनी फैमिली को प्रेफरेंस करना। तो इधर जो है यहाँ पे जो सॉलेबिलिटी है ये भी अपनी फैमिली को प्रेफर करते हैं। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर एक ही फैमिली के हों, ठीक है, यानी कि एक ही बिरादरी के हों, तो एक ही फैमिली के हों, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हल कर लेंगे, सॉलेबल हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में हम इसको इस तरह कहते हैं, द केमिस्ट्री इज सेइंग दैट लाइक डिज़ॉल्व लाइक। ठीक है, तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि अगर एक सल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक फैमिली का है, यानी ऑर्गेनिक इन नेचर है, और सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक है, तो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह हल हो जाएंगे। इसी तरह अगर सल्यूट इनऑर्गेनिक है और सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक है तो दोनों अच्छी तरह, क्योंकि सेम फैमिली होगी, दोनों अच्छी तरह हल हो जाएंगे। अगर सल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों की फैमिली सेम, दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। सल्यूट भी नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो दोनों अच्छी तरह हल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको 4 केस बताए हैं। ऑर्गेनिक यानी कि सल्यूट भी ऑर्गेनिक और सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक हो, सेम फैमिली होगी, अच्छी तरह हल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई है सल्यूट भी इनऑर्गेनिक हो और सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक हो, तो दोनों की फैमिली सेम होगी, अच्छी तरह हल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी मैंने बताया पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, सॉरी, हाँ, पोलर, अगर सॉल्वेंट भी पोलर है और सल्यूट भी पोलर है, दोनों एक ही फैमिली के हो गए, हल हो जाएंगे। अगर नॉन पोलर है, सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों एक ही फैमिली के हैं, तब भी हल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों सम टाइम ऐसे होता है स्टूडेंट्स कि जो सल्यूट है वो किसी और फैमिली का होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक फैमिली का होता है, और सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक फैमिली का होता है, लेकिन तब भी वो एक दूसरे में हल हो जाते हैं।
अब ये क्या बात हुई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ इस टॉपिक के टॉप पे भी लिखा हुआ है लाइक डिज़ॉल्व लाइक, फिर तो ये बात गलत होगी ना। नहीं, ये बात गलत नहीं हुई। अब कैसे गलत नहीं हुई, मैं आपको ये बताता हूँ या इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शुगर जो है यानी कि जो चीनी है, आपका ग्लूकोज है, वो आपने वाटर में ऐड किया। तो जो ग्लूकोज है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिक फैमिली का है। उसकी जो बिरादरी है या जो उसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, वो ऑर्गेनिक फैमिली है, ठीक है। तो और जो वाटर है वो बिलोंग कर रहा है आपका इनऑर्गेनिक फैमिली से। लेकिन आप देख रहे हो जब आप कोई भी आप घर में शरबत वगैरह बनाते हो, जूस बनाते हो, तो आप क्या करते हो, शुगर ऐड करते हो वाटर में। तो देखें क्वेश्चन ये आता है कि एक द शुगर इज़ ऑर्गेनिक वाइल द वाटर इज़ इनऑर्गेनिक, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, दे आर गोइंग टू बी मिक्स। ये किस तरह पॉसिबल है कि ये दोनों जनाब मिक्स हो रहे हैं। तो ये है कि देखिए ग्लूकोज जो है, ये बाकायदा आपका क्वेश्चन भी है, इसी पैराग्राफ में है, सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। तो ग्लूकोज में ना OH बॉन्ड होते हैं, तो वाटर में भी OH बॉन्ड है। तो वाटर में पता है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो ग्लूकोज है ना वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ड्यू टू द सेम फोर्सेस, मतलब सेम फोर्स कौन सी होगी, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ग्लूकोज में, और इसमें भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपकी तरफ शो भी की गई है। ये तो हर अल्कोहल और वाटर की है, मैं आपको ग्लूकोज का बता रहा हूँ, वो बाद में बात करते हैं उसकी। तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, मैंने आपको ये डेली लाइफ से एग्जांपल दी है, और ये आपका बुक में भी, आपकी बुक में भी प्रेजेंट है। तो उसमें क्या है कि वो ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, लेकिन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द ग्लूकोज इज सॉलेबल इन वाटर एवन। You know that the glucose is organic, pure organic, and the water is purely inorganic. दोनों ऑपोजिट फैमिलीज़ हैं लेकिन तब भी सॉलेबल हो रही हैं, सम टाइम ऐसा हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स। अब सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स क्या आ गई उनमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में कॉमन आ गई, यानी कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेते हैं, तो इस वजह से वो सॉलेबल हो गए। अब ये देखिए, ये मेथनॉल है यानी कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल भी जो है ना वो प्योर ऑर्गेनिक है और वाटर इनऑर्गेनिक है, तो ये किस तरह सॉलेबल हो रहे हैं, ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से सॉलेबल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ पोलर की और नॉन पोलर की, ठीक है। पोलर की एग्जांपल देखें, जैसे आप नमक ऐड करते हो NaCl वाटर में, तो वो भी आप देखते हो कि वो हल हो जाता है। अब वो कैसे हल हो जाता है, देखें बच्चों, वाटर जो है वो पोलर है, क्योंकि इधर डायग्राम में भी शो है कि ऑक्सीजन पार्शल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव है, दोनों हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव और पार्शल पॉजिटिव, यानी कि इस पे चार्ज आ गया ना। पोलर का क्या मतलब है कि उस पर थोड़ा बहुत चार्ज हो, ठीक है। पोलर का मतलब है कि उस पर थोड़ा बहुत चार्ज हो, पार्शल चार्ज हो। और आयनिक का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट हो। पोलर और आयनिक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। पोलर का मतलब ये है कि उस पर पार्शल मतलब थोड़ा सा, पार्शल मीन थोड़ा सा होता है, और आयनिक का मतलब क्या है, उस पर कंप्लीट आयन है, कंप्लीट पॉजिटिव है या कंप्लीट नेगेटिव है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर पार्शल पोलर है, क्योंकि पार्शल पॉजिटिव है और पार्शल नेगेटिव है। अब देखें, वो जो है सोडियम वो भी पॉजिटिव है, मतलब आयनिक है। यहाँ पे आयनिक और वो पार्शल को आप जो है वो उनका डिफरेंस तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन सोलेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे यही कहोगे कि NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, ठीक है। वो तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया। तो वाटर भी पोलर हो गया और NaCl भी पोलर हो गया, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो वाटर पे भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, NaCl पे भी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होंगे, दोनों एक ही फैमिली के हो गए, तो वो इजीली सॉलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ नॉन पोलर की। जैसे ये लिखा हुआ है, गैसोलीन एंड ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्यों नहीं, क्योंकि गैसोलीन और ऑयल जो है ये नॉन पोलर हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो पोलर है। तो ये कैसे सॉलेबल है कि एक नॉन पोलर जो है वो पोलर में जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। बट गैसोलीन आयन विच आर सिमिलर नॉन पोलर सोलेबल इन वन एंड अनदर। हाँ जी, कहते हैं गैसोलीन और ऑयल जो हैं वो दोनों एक दूसरे में सोलेबल हैं। इसकी दो रीज़न है।
गैसोलीन और ऑयल वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहे, इसके दो रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि वाटर इनऑर्गेनिक है और गैसोलीन और ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक हैं। दूसरी रीज़न ये है कि ये जो हैं गैसोलीन और ऑयल ये नॉन पोलर हैं, जबकि वाटर जो है वो पोलर है। ठीक है, बात समझ आ रही है इसकी? ठीक है, बेसिकली जो हम इसके रीज़न देते हैं, जो सूटेबल रीज़न है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो यही है कि गैसोलीन और ऑयल जो हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक नेचर का है। ठीक है, तो दोनों की फैमिली सेम है और ऑपोजिट हैं और इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वाटर में तो है लेकिन गैसोलीन और उसमें जो ऑयल है उसमें नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्योंकि इनमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कॉमन ही आ रही और इनकी फैमिली भी ऑपोजिट है, तो इस वजह से ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, पोलर वाला भी शक आप रहने दें। अब आगे बात करते हैं हम, अगर नॉन पोलर है फॉर एग्जांपल, तो नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गया था जी। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, देखें जिस तरह आपको याद होगा, आपने पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था, देन कंसंट्रेटेड बनाया था, तो उसके बाद पहले सैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड, फिर सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड कब बना था? सैचुरेटेड के बाद, यानी सैचुरेटेड को हमने क्या किया था, सैचुरेटेड में फर्दर सल्यूट ऐड किया था, लेकिन वो ऐड नहीं था हो रहा, मतलब डिज़ोल्व नहीं था हो रहा, तो आपने क्या किया था, आपने उसे हीट की थी। हीट करने के बाद क्या हुआ था कि सल्यूट उसमें हालो हो गया था। अब हीट करने के बाद जो सोल्यूशन बना था उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहे थे। ठीक है, अब देखें कि हीट करने से क्या हुआ है, सल्यूट सॉल्युबल हो गया ना, तो इट्स मीन कि हीट करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। क्या है? हीट करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। कैसे देखते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं, मतलब अगर 100 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो एग्जांपल है ये 6-7 एग्जांपल हैं, तो इसमें से सिर्फ एक है जो वो डिक्रीज़ कर रही है, बाकी मोस्टली में इंक्रीज़ ही करती है। ठीक है, इफ़ यू ऐड 34.7 ग्राम ऑफ KCl to 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल इट विल डिज़ोल्व। कहते हैं कि अगर आप 34.7 ग्राम ऑफ KCl जो है 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो वो 20 डिग्री सेल्सियस तो डिज़ोल्व हो जाएंगे। इफ़ यू ऐड मोर देन 34.7 एट 20 डिग्री सेल्सियस तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर इट विल रेडिली डिज़ोल्व। अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि 56.7 ग्राम हमने KCl के डिज़ोल्व कर दिए वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखें 20 पे कितने हो रहे थे, 34 पॉइंट समथिंग, और 100 पे कितने हो रहे हैं, 56.7, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, दिस मीन टेम्परेचर हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं हम ये 3rd पैराग्राफ पे, ये 2nd पे। Note that solubility of an ionic compound generally increase with the increase in temperature. However, the solubility of some solid decrease with temperature. For instance, solubility of sodium sulfate decrease with increase in temperature. In this paragraph, Na2SO4, the solubility of Na2SO4 is going to be decreased with the increase of temperature. यानी कि इसमें वो क्या बताना चाह रहा है, in general the solubility of solubility of solute is increased with increase of temperature, but in the case of Na2SO4 as shown in diagram, the solubility of sulfate, sodium sulfate, Na2SO4 is decreased with the increase of टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें डिक्रीज़ होगी, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। यानी कि जनरल अगर आप कोई लिखते हो, जनरल अगर आप बात करते हो, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो आप कहोगे दैट द इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, बट आप कहोगे बट सम टाइम
Like Na2SO4, the solubility may decrease due to increase in temperature. बट जनरली यही होता है कि solubility जो है वो इंक्रीज़ करती है. Heat water in beaker, you will see small bubbles from at the side of beaker before the water boils. These bubbles are composed of air. Since air is less soluble in hot water, yes, then in cool water, air comes out of water in the form of bubbles. This means solubility of air. G, very important question. G, very important question. This means solubility of air in water decrease with increasing टेम्परेचर. You might have observed. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन भी आता है आपका. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. You might have been observed in a home एक्वेरियम. एक्वेरियम क्या होता है? पानी का एक टैंक होता है, उसको एक्वेरियम कहते हैं. ठीक है. That the fish show sign of stress on a hot day. This is because of less oxygen from air dissolved in a hot water या in warm water. देखें जब समर डेज होते हैं ना तो क्या होता है, वो पानी जो है गर्म हो जाता है ना. तो पानी जब गर्म हो जाता है तो आपने मछलियाँ देखी होंगी, मछलियाँ बाहर आके ना मुंह खोल के सांस लेती होंगी. ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ये. तो ऐसा क्या होता है यहाँ, जिस तरह अगर किसी जानवर को प्यास लगी हो तो वो जो है उसका माउथ जो है वो खुल जाता है. इसी तरह जो है वो जो फ़िश हैं वो वाटर से बाहर आके जो है वो माउथ जो है वो ओपन कर रही होती है और सांस ले रही होती हैं. ऐसा क्या क्यों है? क्योंकि जो वार्म वाटर होता है उसमें क्या है, उसमें जो है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो फ़िश हैं वो थोड़ा आउटवर्ड मूव करती हैं. बिल्कुल नहीं आउट होती, अगर बिल्कुल आउट होंगी वो तो मर जाएंगी थोड़ा सा. ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर लिटिल टाइम. ठीक है, तो वो थोड़ा सा बाहर मूव करती हैं और उनका जो माउथ होता है वो ओपन होता है और वो थोड़ा सा क्या करती हैं, एयर लेती हैं, देन फिर उसमें वाटर एक्वेरियम में वापस चले जाती हैं. ठीक है, तो इसकी वजह ये होती है कि वो वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है. अच्छा, ये जो हैं आपके ये 3 टॉपिक हैं, इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी. ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है. अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या है. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रूव दैट द एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम फिर सोल्यूशन क्या लेते हैं. होमोजीनियस वो होता है जिसकी कंसनट्रेशन चेंज ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयर है ना तो इसमें अगर 78% नाइट्रोजन है तो चाहे आप पाकिस्तान की एयर ले लें, चाहे इंडिया की एयर ले लें, चाहे इंग्लैंड की एयर लें, चाहे अमेरिका की एयर लें, मतलब वहाँ से जो सैंपल लेंगे आप तो उसमें उतनी ही क्वांटिटी होगी नाइट्रोजन की या जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी भी. यानी कि बताने का मकसद ये है कि उसकी जो सल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी. अगर चेंज हो जाती है तो वो फिर होमोजीनियस नहीं रहता, वो हेट्रोजीनियस बन जाता है. तो सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, कोलाइड्स भी हेट्रोजीनियस हैं. पार्टिकल साइज़ ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 0.1 to 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर क्या होता है जी? 10⁻⁻⁹. ठीक है, पार्टिकल साइज इज़ ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर. ठीक है, देन कोलाइड्स का 1 to 10⁻³ नैनोमीटर. अब देखें जिसका साइज़ क्योंकि इतना स्मॉल है तो ये नेकेड आई से तो नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप इसको यूज़ करेंगे देखने के लिए सोल्यूशन को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चीनी हल की है ना पानी में, ठीक है, तो उसको वो तो आपको फिर आप देखते हैं कि वो गायब हो जाती है. तो जब आप स्टीर करते हैं तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाती. सस्पेंशन, जैसे अगर आप देखें ये सस्पेंशन की मैं आपको एग्जाम्पल दूँ. सिरप, जो आप सिरप पीती हैं ना तो वो लिखा होता है कि आप इससे पीने से पहले ना शेक कर लें, हिला लें. ठीक है, ताकि वो जो उसके जो है ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ जो लिक्विड होता है वो दोनों मिक्स हो जाएं. तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप उसे आप सिरप को की जो बॉटल होती है उसको शेक करते हैं तो उसमें से आपको पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है,
तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो किसकी टाइप है, सस्पेंशन की टाइप है। और क्योंकि सस्पेंशन के जो होते हैं वो पार्टिकल का साइज़ ज़रा बड़ा होता है, इस वजह से वो आपको नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, ठीक है। जबकि ये जो हैं ये पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाय नेकेड आई एंड इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन का ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अच्छा, ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर क्या होता है कि आपका जो है ना, कोई भी आप फ़िल्टर पेपर ले लें तो उसमें से पास होता है। अब अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर क्या होता है कि वो जो है स्पेशल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ये टाइप्स होती हैं इनकी, तो ये उसमें से भी क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है। ये पास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो सोल्यूशन से थोड़ा बड़ा है, तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते। अच्छा, सोल्यूशन जो है वो लाइट स्कैटर नहीं करता। इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आप पानी लें बीकर में या एक ग्लास में ले लें जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो उसमें आप वाटर ऐड करें, वाटर में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें या सॉल्ट ऐड कर लें, देन उसको आप लाइट में जो है फॉर एग्जांपल बल्ब ऑन करें आप, तो उसके आगे रख दें, तो आप देखेंगे कि आप ग्लास के दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो उसी तरह लाइट नज़र आ रही होगी जैसे बल्ब की पहली साइड से नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जो आप एक सिरप जो है, ठीक है, सिरप की अगर बॉटल आप ले रहे हो ना, यानी कि सिरप की बॉटल को ना आप ग्लास में डालें, देन फिर आप लाइट को देखें, तो लाइट क्या होगी, वो स्कैटर हुई होगी, यानी कि वो फैल जाएंगी उसकी रेडिएशन, ठीक है। और इसी तरह कोलाइड्स में भी ऐसा होता है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखेंगे। और आज के लिए इतना ही था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। आपके क्वेश्चन को जो है ऑलवेज़ इंटरटेन किया जाएगा। आपके क्वेश्चन जो हैं जब आप करते हो तभी आप सीखते हो, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकोगे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि साइंस के स्टूडेंट के लिए एक चीज़ सीखना मस्ट है कि वाई, हाउ, व्हाट, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। मतलब आपने हर चीज़ की रीज़न देखनी होती है कि क्यों हुआ है। एक चीज़ हो रही है नॉर्मल वे में हो रही है तो वो इस अपने रूटीन से हट के क्यों हुई है। अच्छा, अगर हो गई है, ठीक है, पहले जो तो हमने ये पता चल गया कि ये क्यों हुई है, पहले हमने ये देखा कि ये हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया, ओके, तो क्या हुआ है, ठीक है, ये देखना है। फिर ये देखना है कि कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप साइंस में सीखते हो, ठीक है। तो साइंस पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप अपने माइंड को भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उतना ज़्यादा ये आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है, उतना ज़्यादा आपका विज़न जो है वो ओपन होता है, ठीक है। तो कुरान पाक में भी इरशाद है आपका कि आपके कुरान पाक में इनफैक्ट हम सब के मुसलमानों के लिए ये जो है एक बहुत अच्छी किताब है कि जो है कि क्या इल्म वाले और जाहिल जो है वो बराबर हो सकते हैं। और यहाँ इसमें मुझे एग्जैक्टली ये तो याद नहीं है, बट इसमें ये है कि जो ज़मीन जो है वो रोटेट कर रही है और ये जो सूरज और चाँद जो है वो एक के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दिन से रात में, रात से दिन में जो चेंजिंग होती है, इनमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, ठीक है। यानी कि अकल वालों के लिए इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बना दी है। अब हम इंसानों का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है ये कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इनके बारे में स्टडी करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमारा क्या होता है, हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पे ये बिलीव जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन हमें ये हुक्म दिया जाता है कि आप इल्म सीखें, ठीक है। इल्म सीखना फ़र्ज़ है सब पे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।